Yes, very good afternoon all. Harshita, Anshika, Pratibha, and Siddiqui, Priyam. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सब लोग आ जाओ फटाफट से। नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज। नए साल में नए साल में नया चैप्टर स्टार्ट करना है। कम ऑन एवरीवन। आई एम फाइन प्रियम, आई एम फाइन। वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल जो है आप लोगों को सक्सेस मिले, भगवान करे सब लोग अपना मेडिकल कॉलेज मिल जाए अच्छा अच्छा सबको। हाँ, डाउट अभी लेंगे, डाउट ही लेंगे पहले। हर्षिता, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डाउट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो डाउट कम होंगे वैसे तो इस बार। तो ठीक है, डाउट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। संडे टेस्ट के डाउट खत्म कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे तो फिर संडे ही लेंगे। यस, वेरी गुड आफ्टरनून विधि, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो फटाफट से टेस्ट देख लो, डाउट जो है फटाफट से लिख दो। यहाँ पे टेस्ट के जो डाउट हैं वो लिख दो, नंबर फटाफट से लिख दो यार। ज़्यादा होंगे तो संडे को ले लेंगे। अगर ज़्यादा लगेगा ना मुझे कि आप ज़्यादा इजी पूछ रहे हो, फिर मैं संडे को ही लूँगा। यस, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून शिवानी, साक्षी, संज्ञा। तो चलो बताइए डाउट फटाफट से, डाउट बता दो पहले यार, टेस्ट के डाउट जो भी हैं। संडे को ले सकते हैं लेकिन संडे को बहुत लेट हो जाएगा ना आप लोग। मुझे पता है ज़्यादा लेट हो जाएगा, आप लोग फिर ढंग से नहीं करोगे डाउट। तो टेस्ट के डाउट साथ साथ खत्म हो जाए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डाउट हैं आपके। प्लीज राइट डाउन योर डाउट नंबर, फटाफट से लिख दो यार। क्वेश्चन नंबर किस किस में डाउट है, जल्दी लिख दो। यस, वेरी गुड आफ्टरनून शिवानी, साक्षी, सान्या, रैनी। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी बताओ डाउट फटाफट से टेस्ट के, जो भी डाउट हैं जल्दी लिखो। मैं भी खोलूँ टेस्ट अपना ना। टेस्ट टेस्ट, ट्वेल्थ पास मेडिकल। ये टेस्ट हमारा हुआ था 28/12 को हुआ था। फिजिक्स का इसमें लास्ट में है क्या? लिख दो यार फटाफट से, डाउट तो लिखो। लिखा नहीं किसी ने अभी तक, डाउट नहीं है किसी को इसमें? तो मुझे फिजिक्स दिख ही नहीं रहा, फिजिक्स का है 135/4। अच्छा, 90 से शुरू है, 91 से। हाँ, ओके के। चलो बताओ। 14, 19, 21 वो पूछना है जो आपने सॉल्व किए हो खुद। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछ लिया।
जल्दी जल्दी बताओ, तब तक बाकी लोग भी आते हैं। बताओ फटाफट। 14, 19, 21। वेरी गुड आफ्टरनून श्लोक, गुंजन। 114 कर लेते हैं स्टार्ट। 14 में क्या है? थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। इसमें क्या है भाई? ये तीन फोर्स दिए हुए हैं आपको। एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन। अब ये 2 वाले का एंगल नहीं दिया हुआ, चलो 4 वाले का एंगल कितना दिया? 30 डिग्री। यहां से 30 डिग्री पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कितना फोर्स ऐड करा जाए ताकि रिजल्टेंट जो है वाई डायरेक्शन में हो। रिजल्टेंट कहाँ हो? वाई डायरेक्शन में, यानी एक्स वाला जीरो हो, एक्स वाला फोर्स जीरो हो। तो एक्स वाला फोर्स कितना भी हमारे पास? 4 का कंपोनेंट ले लो इधर को, SE1 का कंपोनेंट ले लो, 2 का ले लो, जो आएगा देख लो कितना आ रहा है, उसमें फिर एक और कंपोनेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपका एक्स वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसने क्या बोला है? कितना फोर्स में ऐड करूं ताकि मेरा वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाए, सॉरी फोर्स जो है वाई डायरेक्शन में हो जाए, यानी एक्स में जीरो हो जाएगा फोर्स। तो एक्स में जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का जो भी एक्स कंपोनेंट आ रहा है उनका जो ऐड होके आएगा, मान लो ऐड होके 3 आ गया, तो आप अपने फोर्स को, मान लो 3i आ गया तो आप -3i ले लो अपने फोर्स को, तो जीरो आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो सारा फोर्स कहां आएगा? वाई डायरेक्शन में। तो आपको जो ऐड करना पड़ेगा उस केस में इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये वैल्यू निकाल लो, कितनी वैल्यू आ रही है, उससे आ जाएगा। हर्षिता क्लियर कर लोगे? कर लोगे ना? जल्दी लिखो, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं फिर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था यार, 14 वाला। तीन फोर्सेस हैं, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, F1, F2, F3, और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा। अब क्या किया इसने? F1 को रिवर्स किया है। F1 पहले इधर को था, इधर को कर दिया F1, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? सिंपल है यार, इसमें क्या है? देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में था तो तीनों का सम जीरो होगा, यानी मैं बोल सकता हूं कि F1 फोर्स जो था इन दोनों को बैलेंस कर रहा था। F1 फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर रहा था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? वो F1 के बराबर होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों को मैं हटा सकता हूं, इनको मैं F1 मान सकता हूं, दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, अब जो है इस ये वाला F1 इससे बैलेंस हो रहा था, लेकिन आपने क्या किया? इसको रिवर्स कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, तो फाइनली क्या हुआ? आप पे दो फोर्स बचे, एक तो ये वाला जो F1 आपने रिवर्स किया है, और एक ये वाला। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 2F1 हो गया, 2F1। तो और ये -F1 लिख सकते हो क्योंकि अपोजिट किया आपने इसको, फोर्स को। F1 की डायरेक्शन ये थी ना, ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये है F1 की। दीज आर द ओरिजिनल फोर्सेस। ठीक है, आपने F1 को रिवर्स किया तो -F1 लिखोगे, तो -F1 बाय मास, तो वहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंपल है ना? हर्षिता क्लियर हुआ? 14 एंड 19, इज इट क्लियर टू यू बोथ द क्वेश्चंस? आंसर क्लियर है दोनों का? कर लोगे? ओके ओके, तो 14 और 19 के बाद 21। 21 क्या था? 21, position of a particle of mass 10 kg is 0, 100 at t equal to 0. Equation of the motion of the particle is Vx equal to this and y equal to this. Vx and Vy होगा, ये y तो नहीं हो सकता। Find the net force on the particle at y equal to 0 where Vx is in meter per second and अच्छा y है ये, क्योंकि y is in meter दिया हुआ है। ओके, तो आपको Vx दिया हुआ है कितना? 50 माइनस 16t, ये आपको Vx दिया हुआ है, और y कितना दिया हुआ है? 100 माइनस टी स्क्वायर। और इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की क्या दी हुई है?
0,100, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 100। तो ये बोल रहा है फोर्स कितना होगा पार्टिकल पे, फोर्स। तो फोर्स कैसे आएगा आपका, वेलोसिटी दी हुई है आपको, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका, -16 आ जाएगा। यहाँ पे आपको y दिया है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो vy आएगा। vy आपका आएगा -2t, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 आ जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया ay। तो आपके पास ay है और ax है, ay और ax है, और बॉडी का मास भी दिया हुआ है 10 kg। तो फोर्स आ गया आपका, इससे आप फोर्स निकाल सकते हो x डायरेक्शन में। तो fx कितना आ जाएगा, -16 × 10, 160 नेगेटिव का। ऐसे ही आपका fy आ जाएगा। दोनों फोर्स आ गए, उसने नेट फोर्स पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे एज अ वेक्टर, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 160 और 20 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये 20 आएगा ना, -2 × 10 तो आ जाएगा उससे। ठीक है, तो आई थिंक हर्षिता आपके क्वेश्चन तीनों क्लियर होंगे। अब तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो 121 ऑल्सो वी हैव डन, 14, 19, 21 वी हैव डन, 14, 19, 21। उसके बाद जो आप लोगों ने लिखा है वो है 30, 34, 35। 103 क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं, 103। अच्छा चलो एक 1 बाय 1 करते हैं। 130, 34, 35। 130 क्या है, क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्वेश्चन है, 130 है, इंक्लाइन प्लेन इज अ फिक्स स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। ऐसा प्लेन है, फिक्स प्लेन है, ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा, प्लेन मूव नहीं कर सकता, ब्लॉक मूव कर सकता है, और ये इंक्लाइन प्लेन पे मूव करने लगा। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी लीनियर डायमेंशन 16 टाइम्स कर दूं, यानी ये लेंथ को मैं 16 टाइम कर दूं, सारी जो डायमेंशन है इसकी ये मैं 16 टाइम कर दूं, तो हाउ मेनी टाइम द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन विल चेंज। इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, इसका नया टाइम पीरियड क्या आएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा। तो पहले इसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे भाई, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका, एक्सेलरेशन g sin थीटा आएगा। तो टाइम कितना आता है आपका, जब आप सॉल्व करते हो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाते हो तो आप क्या लिखते हो, l इक्वल टू यूटी, ये तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी साइन थीटा एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका इंटू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ जाएगा, 2l बाय जी साइन थीटा का रूट। ये यहाँ का टाइम हुआ t1 मान लो, ऐसे t2 टाइम वहाँ का होगा, उसको मान लो भाई वो एंगल वहाँ पे थीटा 2 मान लो, तो वहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, t2 आ जाएगा आपका 2l रूट डिस्टेंस l2 मान लो, तो क्या आएगा g साइन थीटा 2। तो इसको t1 टाइम यहाँ पे लगा और t2 टाइम यहाँ पे लगा। अब उसने कहा मैंने डायमेंशन 16 टाइम कर दी, 16 टाइम मैंने l को 16l कर दिया, L1 को भी और L2 को भी। तो इनको जब 16 टाइम करोगे तो क्या होगा, टाइम में क्या फर्क पड़ेगा, जी तो चेंज होगा नहीं, साइन थीटा चेंज नहीं होगा, केवल आपका एल में फर्क पड़ेगा। तो एल को 16 टाइम करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 टाइम। तो T1 विल बिकम डैश विल बिकम 4 टाइम T1। ऐसे जो T2 डैश होगा वो भी 4 टाइम हो जाएगा। बस दोनों को ऐड कर दो तो आपका 4 टाइम आंसर आ जाएगा। तो नया जो टाइम पीरियड है आपका वो हो जाएगा T1 डैश प्लस T2 डैश, तो वो हो जाएगा 4 टाइम ऑफ T1 प्लस T2। और T1 प्लस T2 क्या था आपका, ओरिजिनल टाइम पीरियड था, तो 4 टाइम हो जाएगा। 130 क्वेश्चन आई हैव डन। इज इट क्लियर हर्षिता, 130 क्वेश्चन 30 क्लियर हुआ। 34 क्वेश्चन है। 2 men each of mass 50 kg standing on a horizontal plank of mass 100 kg. Both men jump from the plank simultaneously with an acceleration of 2 meter per second square in the east and other in north. एक ईस्ट में एक नॉर्थ में, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक विल बी हाउ मच। एक्शन रिएक्शन, ये तो एक्शन रिएक्शन है ना, दीज आर एक्शन रिएक्शन। भाई आदमी ने ये प्लैंक है रखा हुआ, यहां से एक आदमी जंप किया ईस्ट में, मास 50 किलो है दोनों का, तो 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है इसका, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 50 इंटू 2 का फोर्स लग रहा होगा इस पे, यानी तो इस आदमी पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का यहाँ पे। और दूसरा आदमी किधर को जंप किया है, सेकंड पर्सन हैज जंप टुवर्ड द नॉर्थ, और ये भी 50 किलो का है, 2 के
एक्सेलरेशन से कूदा, तो इस पर भी 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो अगर इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा और इस पे लगा, किसने लगाया, प्लैंक ने, तो प्लैंक पे फोर्स किधर को लगेगा, प्लैंक पे फोर्स उल्टा लगेगा, एक्शन रिएक्शन, तो प्लैंक पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो नेट फोर्स जो इधर को आ जाएगा, तो नेट फोर्स इसका जो आएगा 100 और 100 का वेक्टर सम आ जाएगा, यानी 100√2 आ जाएगा जब स्क्वायर करके ऐड करोगे। बस 100√2 आ गया, डिवाइड बाय इसके मास से कर दो, डिवाइड बाय इसके मास से कर दो, तो √2 आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। मास इसका कितना दिया हुआ है, 100, इसका मास 100 है, ठीक है। आदमी का मास 50 दिया हुआ है, प्लैंक का मास 100 दिया हुआ है। तो प्लैंक के मास से प्लैंक के फोर्स, जो प्लैंक पे फोर्स लग रहा है 100√2, उससे प्लैंक का मास डिवाइड कर दो, तो √2 विल बी द एक्सेलरेशन। क्लियर हर्षिता, इज इट क्लियर? 3130 क्लियर हुआ? फटाफट। ओके 34 आ रहा हूं, बाकी क्वेश्चन भी आ रहा हूं, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, बताता हूं अभी। 34 क्या था, ये सेम है क्या? अभी मैंने 34 ही किया था क्या? अच्छा 34 कर लिया, ठीक है। 34 क्या, 35। Projectile is projected with a speed u at an angle of 60 degree with the horizontal from a foot of inclined plane. Projectile hit the inclined plane, horizontally range of the inclined plane will be। ये inclined plane है, आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसे और इसने जाके हॉरिजॉन्टली हिट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बिकम हॉरिजॉन्टल। रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विल बी, ये रेंज बतानी आपको कितनी होगी, आपको ये रेंज बतानी थी कितनी होगी। आपको यहाँ पे स्पीड दी हुई थी u और एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल आपका है कितना, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो रेंज ऑन द, इस पे बतानी थी कितनी होगी। तो यार देखो, ये यहाँ पे हिंट दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में हिंट है आंसर का। यहाँ पे ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ये प्रोजेक्टाइल क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। तो अगर आप इसको निकाल लो तो ये क्या होगा, एच मैक्स, और एच मैक्स आपको फॉर्मूला पता ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो ये निकल जाएगा, ये निकल गया। अब इस ट्राइंगल में आपका जो ट्राइंगल है ये प्लेन का वो दिया हुआ है कितना है, रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विल बी 60 डिग्री क्या है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ फुट ऑफ अ इंक्लाइंड प्लेन, इफ प्रोजेक्टाइल हिट दिस देन द रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज। अच्छा, तो इसमें ये दिया नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, फिर एंगल नहीं दिया हुआ ना आपको, एंगल दिया तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। खैर, एच मैक्स आ गया। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, तो यानी इसका क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है। तो आपने ये निकाल लिया, आप ये भी निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, रेंज बाय 2 और ये हाइट, तो आपका यहां से ये रेंज बाय 2 आ जाएगा और ये हाइट आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है एक्चुअली, आपका प्लेन ऐसी है ना, तो आपको ये निकालना था, ये डिस्टेंस, तो निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे, एच का स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का स्क्वायर, है ना, आ जाएगा, ठीक है। हर्षिता डन, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। 35 के बाद है 103, अंशिका लिख रही है 103, नहीं एंगल 60, हाँ प्रोजेक्टाइल के लिए 60 लेंगे, जब प्रोजेक्टाइल आपका हो रहा है ना, जब आप रेंज वगैरह निकालोगे, यू स्क्वायर वगैरह लगाओगे ना, तो यहाँ पे फिर 60 लोगे, 60 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। मैं तो ये करता एक्चुअली, अगर मेरे को ये एंगल पता होता ना, ये वाला एंगल, और ये पता होता, तो फिर मैं डायरेक्ट क्या करता, यहाँ पे साइन कॉस वगैरह लगा के सीधा ये निकाल लेता डायरेक्ट, मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती ये वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं था ये वाला एंगल मुझे, तो मैंने फिर ये वाला भी निकाला, रेंज बाय 2, फिर मैंने निकाला उससे, ठीक है। चलो क्लियर। 103, 103, 103, 103, 103 कहाँ गया भाई, 103, 103, 103 में तो यार सिंपल था, ये क्या था, मेटल स्फीयर था ऐसे टंगा हुआ है, और ये ऐसे इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है ये, तो क्या करोगे इसमें, सिंपल है। आंसर मैच नहीं कर रहा क्या इसका, ऐसे टंगा हुआ है ये, नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं कि ऐसे लग रही है,
ये रिएक्शन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स है, ये वेट है, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? पहला स्टेटमेंट दिया कि इनका वेक्टर सम जीरो होगा, ऑब्वियसली होगा, वेक्टर सम तो जीरो होगा ही, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, इसमें को बता नहीं करेक्ट स्टेटमेंट मैंने कौन कौन सी करेक्ट है। बी बोल रहा है कि आपका टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होगा। टी जो है आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ऑब्वियसली होगा, इन दोनों को टी जो है बैलेंस कर रहा है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी स्टेटमेंट बोल रहा है टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू होगा। टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू, टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू, ये हम नहीं बोल सकते कि टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू होगा, ऐसा कोई हमको दिख नहीं रहा यहाँ पे, एंगल वैंगल तो दिया नहीं है, तो वी कैन नॉट से, वी आर नॉट श्योर। डी कह रहा है कि आर इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, डब्ल्यू टेन थीटा, आर इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, तो ये निकल जाएगा। टी के जो दो कंपोनेंट बना लो, एक कंपोनेंट इधर को बनेगा टी का, वो डब्ल्यू को बैलेंस करेगा, एक कंपोनेंट इधर को बनेगा, वो आर को बैलेंस करेगा, है ना। थीटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा बन जाएगा ये वाला कंपोनेंट, वो डब्ल्यू को बैलेंस कर रहा होगा, टी साइन थीटा आर को कर रहा होगा, तो टी साइन थीटा इक्वल टू आर, कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, दो इक्वेशन बनाओ, डिवाइड कर लो, आ जाएगा वहां से। क्लियर कर लोगे? अब कर लोगे? चार स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, सॉरी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है चार में से, ए बी और डी, ए बी और डी। डी आपका है आर इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, तो ये आ रहा है ऑप्शन, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। अंशिका क्लियर है? ये अंशिका क्लियर है? क्या डाउट था इसमें? डाउट क्या था? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या गड़बड़ आ रही थी बताओ? कोई और भी पूछा था ना, ग्रुप में ही पूछ रहा था कोई से, टेलीग्राम ग्रुप में, क्या प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन में? ये तो सिंपल है, बताओ क्या प्रॉब्लम थी? ऑप्शन सी, सी में हम श्योर नहीं है ना, सी जो है वो तो हम एंगल अगर दिया हो तो बता सकते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी, है ना, टी कितना होगा, डब्ल्यू कितना होगा, आर कितना होगा, वी कैन नॉट से। यहाँ पे एंगल चेंज कर दो आप तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर टी इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू भी है, मान लो आपने एंगल थोड़ा चेंज किया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी सारी, तो वी कैन नॉट से। यहाँ पे एंगल फिक्स नहीं है ना, एंगल अगर दिया होता 45 डिग्री 60 डिग्री तो हम कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो अंशिका ने 103 पूछा, 131 कुछ लोग और भी पूछ रहे हैं, उस पर भी आ रहा हूं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। 131, 131, 131, 131, 131, 131, पुली अटैच्ड वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें मास क्या था आपका? m, और यहाँ पे था 2m, ठीक है। और एक केस में आपने फोर्स लगाया, केवल कितना फोर्स लगाया आपने? F इक्वल टू 2mg का फोर्स, और यहाँ पे मास अटैच था केवल, सेम m अटैच था, ठीक है। तो कहने की एक्सेलरेशन जो होगा ए केस में, ये ए केस है, ये बी केस है, तो दोनों केस में क्या सेम होगा एक्सेलरेशन, है डिफरेंट होगा, ये पूछ रहा था, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आपका आता है वो कितना आता है? वो तो आपका आ जाएगा 2m माइनस एम बाय 2m प्लस एम इंटू जी, ये था ना फॉर्मूला, चाहे तो ड्राइव कर लो, तो कितना आ जाएगा? एम जी बाय 3mg, सॉरी एम जी बाय 3m, तो आ जाएगा जी बाय 3 इस केस में एक्सेलरेशन। इस केस में जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या होगा? इसमें फोर्स 2mg है ये, तो यहाँ पे टेंशन 2mg की लगेगी, तो इसके लिए मैं जो फ्री बॉडी डायग्राम लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2mg माइनस mg इक्वल टू ma, तो यहां से जो मेरा a आ रहा है वो आएगा mg, यानी कि a जो है वो, सॉरी a जो आएगा वो g के बराबर आ जाएगा। फिर अगर 2mg फोर्स लगाओगे तो a आपका g के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे g के बराबर आ रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी अपवर्ड आएगा लेकिन g बाय 3 आएगा, तो इन a केस एक्सेलरेशन इज लेस। तो इसने पूछा था ए केस में क्या होगा, लेस देन या मोर देन, तो बी के कंपैरिजन में इसने क्या दिया आंसर? मोर देन द केस इन द बी,
the mass of the rope being negligible in case of the A mass m is lifted by attaching 2m mass, and g is the acceleration of the mass in case of A will be, A के केस में कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा A के केस में, है ना, लेस देन द B, C ऑप्शन होना चाहिए, इसमें B दिया हुआ है, आई थिंक यही प्रॉब्लम होगा, है ना, यही प्रॉब्लम होगा। ओके तो ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे, है ना, तो डिफरेंट होगा एक्सेलरेशन, और उस केस में ज्यादा आएगा क्योंकि टेंशन यहाँ पे 2mg है आपकी, है ना, यहाँ पे जो टेंशन आएगी, टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कम आएगी। अगर यहाँ पे आप टेंशन निकालोगे 2m1m2 बाई m1 प्लस m2g करके करोगे तो यहाँ टेंशन की वैल्यू कम आएगी 2mg से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कम आएगा इस केस में। ठीक है, चलो आगे चलें। 131 133 133 क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू 2.5, एक ब्लॉक है उस पर फोर्स लग रहा है वेरिएबल, फोर्स है 10-2t, टाइम पे डिपेंड है फोर्स, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, क्या लिखा है, d इक्वल टू 12.5, t इक्वल टू 2.5 पे हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, t इक्वल टू 2.5 पे वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक t इक्वल टू 2.5 पे, तो t इक्वल टू 2.5 पे वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, इसको इनिशियली रेस्ट पे मान लेते हैं, अगर कुछ दिया नहीं हुआ तो अगर रेस्ट पे मान लें, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, हमें क्या पता है f इक्वल टू 10-2t, तो हमें यहाँ से हम एम ए कर सकते हैं, m इसका 1 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में, m हमें 1 kg दिया हुआ है, तो वी कैन राइट, ओहो क्या खुल गया, m हमारा 1 kg दिया हुआ है, तो वी कैन राइट कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा यहाँ पे फोर्स बाय मास, मास तो 1 ही है, तो फोर्स आपका 10-2t आ जाएगा, दिस इज व्हाट dv बाई dt, 10-2t। अब आपको dv v चाहिए तो इसको इधर ले आओ, फिर इंटीग्रेट कर लो, तो दिख ही रहा है साफ साफ, t और v का फंक्शन बन गया ये, तो आपको v चाहिए, t आपको दिया हुआ है, तो t की फॉर्म में है ये, इंटीग्रेट कर लो इसे, तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड तक पूछा इसने, 2.5, 0 से 2.5, 0 से v, तो ये v आ जाएगा, 2.5 निकालोगे तो 10t माइनस 2t स्क्वायर बाय 2 आएगा, यानी t स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लो 0 और 2.5, तो 2.5 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2.5 25, माइनस 2.5 इंटू 2.5 25 इंटू 25 आई थिंक 625 होते हैं, तो 6.25 आ जाएगा ये माइनस में, तो 25 में से 6 गए तो 19, 18.75 आना चाहिए मेरे ख्याल से, आंसर क्या दिया 6.25, लेट मी चेक वंस अगेन, फोर्स हमारा दिया हुआ है 10-2t, ओके, और ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू 2.5, 10-2t, इंटीग्रेशन किया तो 10t माइनस टी स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2.5 वैल्यू पुट करोगे तो 25 आएगा, 2.5 इंटू 2.5 करोगे 25 625 करोगे तो 18.75 बन रहा है, ये तो गड़बड़ आ रहा है कुछ, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड विल बी, इनिशियल स्पीड तो दी नहीं हुई कुछ, छः 6.25 और 25, मेरे ख्याल से तो ये आंसर आना चाहिए, बाकी लोगों का क्या आ रहा है इसमें, अगर ये 10-2t दिया हुआ है फोर्स, अच्छा फोर्स इसमें रिवर्स हो रहा है क्या, t इक्वल टू 2.5 अगर लेंगे तो रिवर्स हो रहा है, नहीं रिवर्स भी नहीं हो रहा, उससे ही फर्क नहीं पड़ेगा, t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो 0 पे फोर्स 10 है, रिवर्स भी नहीं है यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, यही आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से, एक बार मैं चेक कर लूंगा, फिर भी 18.75 लग रहा है मुझे, बाकी लोगों को क्या लग रहा है, ये टेस्ट के डाउट चल रहे हैं, टेस्ट के,
टेस्ट के डाउट चल रहे हैं भाई। यस, बाकी लोगों को क्या लग रहा है, ये आंसर आ रहा है कुछ और है इसमें? देखो कुछ गड़बड़ है क्या? आई थिंक ये तो करेक्ट ही लग रहा है मुझे तो। 10t माइनस टी 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 स्क्वायर बाई 2 है ना, यही आ रहा था। हाँ तो यही आएगा मेरे ख्याल से, मैं देख लूंगा एक बार आंसर। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ये तो सब दिख जाएगा बाद में। दिस वॉज 35 आई थिंक, या 4 था अंशिका का, तो ये क्लियर हो गया हमारा। आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया यार आप लोगों ने फिर दोबारा, मुझे तो लगा 4-5 क्वेश्चन पूछोगे। इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे खुद, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने खुद किया नहीं फिर। 34 35 हो गया हमारा, 31 33 हो गया, 103 कई लोगों ने पूछा है। 103 क्वेश्चन क्या है? 103 103 नंबर क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा भाई। 103 तो बता दिया आपको शायद, 103 तो हो गया ना ये वाला जो था, 103 तो हो गया। ओके, ओके 103 हो गया हमारा। ओहो, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं। हर्षवर्धन क्या पूछ रहे हैं? 96 98 113, बहुत सारे पूछ लिए भाई तुम लोगों ने तो, इतने सारे क्वेश्चन। 96 98 113 133, बाकी लोगों ने क्या पूछा है? चलो ये देख लेते हैं। और हर्षवर्धन 96 98 13 29, 33 तो हो गया। 96 98 13 29, 98 13 29, जल्दी से देखते हैं फटाफट क्या है। 96 क्या था? 96 क्वेश्चन। फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स तो यार ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। ऐसा यूनिट में आ जाएगा F इक्वल टू के टाइम्स 1 आ जाएगा के, तो डी बाय डी टी ऑफ एम वी, ये होता है फोर्स फॉर्मूला, है ना। ये होता है, यानी कि C होगा। अब अगर मास कांस्टेंट होगा तो मास बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो अंदर रहेगा। तो बाकी जो फॉर्मूले हैं उसमें मास कांस्टेंट मान लिया उसने, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो 96 तो क्लियर है यार, ये तो F इक्वल टू एम ये होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। हर्षवर्धन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हर्षवर्धन क्लियर हुआ? 98 में करेंगे सोडा ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो क्या होगा उसका वेट? अगर हम बोतल का वो खोलें तो उसका वेट क्या होगा? सोडा खोलोगे तो क्या होगा? इससे सोडा बाहर, गैस बाहर निकलेगी। गैस बाहर जब निकलेगी तो थ्रस्ट मारेगी, यहाँ पे नीचे थ्रस्ट मारेगी, तो क्या होगा? इसका वेट बढ़ जाएगा थोड़ी देर के लिए, पहले वेट बढ़ जाएगा और उसके बाद ये गैस वजह से बाहर निकल जाएगी तो वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो वी कैन राइट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। 98 था ये, तो फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। 98 हर्षवर्धन क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन? 96 और 98 क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहते हो भाई तुम लोग, क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहते हो? हर्षवर्धन क्लियर हुआ नहीं हुआ? हर्षवर्धन है चले गए क्वेश्चन पूछ के? जल्दी बताओ, फिर आगे 2 क्वेश्चन बाकी हैं, फिर हम फ्रिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी बताओ जल्दी। थर्ड क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है कि यहाँ पे हाइट h है, इससे एक पत्थर को गिरा है, मोमेंटम उसका p है नीचे आते हुए, अगर मैं हाइट को 2h कर दूं तो मोमेंटम कितना होगा? यार तो सिंपल क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहे हो भाई? ये क्यों पूछ रहे हो? गलत आंसर आ रहा है क्या इसका? वेलोसिटी निकाल लो, इससे मोमेंटम पता चल जाएगा कितना होगा। एच और वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा आपका, ड्रॉप किया है तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यू जीरो है, नहीं सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा दोगे तो वी आपका रूट 2 GS आ जाएगा, तो वी प्रोपोर्शन टू एस आ जाएगा आपका, वी प्रोपोर्शन टू एस आ जाएगा।
तो अगर आपको पहले केस में जो मोमेंटम आएगा एम बी वो प्रोपोर्शनल टू आएगा एच के, अगले केस में जो मोमेंटम आएगा एम बी डैश वो प्रोपोर्शनल आएगा रूट टू एच विच इज 1.41 एच। तो पहले केस के मुकाबले कितना ज्यादा हो गया ये 41% ज्यादा, 41% ज्यादा हो गया। बी आंसर 113 का बी। सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। लास्ट क्वेश्चन 129 क्वेश्चन। टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एक का 30 है एक का 60 है, ये 60 मान लो ये 30 मान लो। Block is placed on the two plane. What is the relative vertical acceleration A with respect to B? Relative vertical acceleration कितना होगा? इसका acceleration इधर को होगा, इसका इधर को होगा, इसका कितना होगा G sin थीटा इधर को, और इसका होगा G sin 60 इधर को। उसने बोला है रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो वर्टिकल मतलब ये वाला एक्सेलरेशन, तो दोनों का ये वाला निकाल लो, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बन जाएगा इधर को, कंपोनेंट निकाल लो और रिलेटिव पूछ रहा है तो माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। हर्षवर्धन क्लियर हुए चारों क्वेश्चन आपके? चारों कर लिए हमने अब। हर्षवर्धन कहाँ गए भाई? क्वेश्चन पूछ के कमेंट नहीं आया मेरे पास आपका। ठीक है, तो आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इस बार पेपर बहुत इजी था। अच्छा, नंबर कितने कितने आए इस बार किसके? 130 से ज्यादा किसके? 135 से ज्यादा, सॉरी 135 बोलना चाहिए इस बार तो। 135 से अब किसके नंबर है फटाफट लिखो जल्दी, फिर हम फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। 135 एंड अबव जल्दी लिखो, किस किसका है 135 एंड अबव? गुड। बाकी लोगों के नहीं आए क्या 135 से अबव? याशा और पीएम कह रहे हैं 135 से अबव आए, बाकी लोगों के कम आए? चलो, बाकी लोगों के कम आए नंबर। अच्छा चलो अब फिजिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट फिजिक्स नाउ। करें स्टार्ट? करें? गुड गुड 142। पीएम इज ऑल्सो सेइंग मोर देन गुड 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 गुड। चलिए फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर फ्रिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। कई लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया बीच में, तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड लेट अस स्टार्ट द टुडेज क्लास नाउ। तो अब हमें फ्रिक्शन से स्टार्ट करना है। फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन बाकी है इस चैप्टर में, तो लेट अस स्टार्ट विद द फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन आप लोग जानते ही हैं ऐसे सब लोग कि फ्रिक्शन जो होता है एक तरह का फोर्स है जो कि दो सरफेस के बीच में काम करता है, दो सरफेस के बीच में काम करता है। और ये ट्राई करता है, होता क्यों है फ्रिक्शन? क्योंकि सरफेस जो है आपके खुरदुरे होते हैं, जो आपको बहुत चिकने सरफेस दिखते हैं, पॉलिश सरफेस भी दिखते हैं, वो भी काफ़ी खुरदुरे होते हैं अगर आप माइक्रो लेवल पे देखें। तो क्या होता है जब दो बॉडी एक के ऊपर एक रखी रहती हैं, उनको जब आप मूव कराओगे तो उनके बीच में
आराम से मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स जो करता है, ट्राई करता है मोशन को अपोज करने का। ठीक है, मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन को। किसको? रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है। ठीक है, मोशन को नहीं बोल सकते, है ना। मोशन को तो कई जगह सपोर्ट भी करेगा, वो कई जगह मोशन को सपोर्ट भी करेगा। तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट द मोशन। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? रिलेटिव मोशन में क्या फर्क होता है? ये स्टेटमेंट पढ़िए सबने कि फ्रिक्शन जो अपोज करता है वो रिलेटिव मोशन को करता है, मोशन को नहीं करता। पता है सबको? ये पढ़ा है सबने? फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। तो आपके फ्रिक्शन जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन हो सकते हैं। स्टैटिक, जब बॉडी रुकी हुई होती है उसे स्टैटिक बोलते हैं। गुड गुड, बच्चे कह रहे हैं पता है। तो जब बॉडी रुकी हुई होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बॉडी अगर मूवमेंट में कर रही है तो डायनेमिक फ्रिक्शन, और अगर रोल कर रही है, रोल करते हुए जा रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक और फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो उसे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, लेट अस सी फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है एक्चुअली। फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स, मान लो ये दो सरफेस हैं, एक टेबल है उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल है मान लो, और इस टेबल पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, जो एक टेबल और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, मान लो वो मैक्सिमम 20 न्यूटन लग सकता है। कितना लग सकता है? मैक्सिमम 20 न्यूटन लग सकता है। ठीक, अब क्या होगा? 20 न्यूटन लग सकता है फोर्स। अब क्या होगा? आप मान लो फोर्स लगाओगे इस पे 5 न्यूटन का। आपका फोर्स कितना है? 5। तो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ से लिखते हैं, वो कितना लगेगा? 5। वो भी 5 ही लगेगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। ठीक, आपने लगाया 10, फ्रिक्शन लग जाएगा 10। आपने लगाया 20, फ्रिक्शन लग जाएगा 20। अब आपने लगाया 30, तो फ्रिक्शन अब क्या करेगा? 20 से या तो हो नहीं सकता, तो कितना लगेगा? 20। ठीक है, आपने लगाया 50, फ्रिक्शन है 20। तो फ्रिक्शन फोर्स जहां तक वो लग सकता है मैक्सिमम, वहां तक वो फोर्स को अपोज करेगा। मैंने उसके अपोज तो बाद में भी करेगा, लेकिन वहां तक उसे बैलेंस कर लेगा। उसके बाद अगर आप और फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो फ्रिक्शन कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू फ्रॉम अ वैल्यू 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक वो बढ़ सकता है एज पर योर अप्लाइड फोर्स। जैसे भी आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रिक्शन मीन्स अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है एज पर द एक्सटर्नल फोर्स। जैसा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू वैसा ही चेंज कर लेगा। तो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, एडजस्टिंग इन द केस ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। अगर आप इधर को फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इधर को लगने लगेगा, है ना। इधर को लगाओगे तो इधर को लगने लगेगा, और अगर इधर को लगाओगे इधर को लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है एज पर द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये जो 5 5 10 10 बन रहा है, अगर आप ग्राफ बनाओ ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ। अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को और अपने जो आपने फोर्स लगाया पुलिंग फोर्स उसको ग्राफ बनाएं, तो दोनों क्या होंगे? शुरू में बराबर होंगे। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, फ्रिक्शन फोर्स भी 5 है। ये 10 है तो ये भी 10 है। ठीक है, करते 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 ये जो है एक केस आएगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, मान लो 20 आ गया वो केस। बस अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन यहां पे होता है इसको बोलते हैं बॉडी। यहां पे क्या है? जब आपने 5 का फोर्स लगाया फ्रिक्शन भी 5, आपने 10 का लगाया फ्रिक्शन 10। तो इस केस को हम बोलते हैं, यहां का जो फ्रिक्शन है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है उसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। कर रहे भाई, इतनी जल्दी मत भागो।
सरफराज वेट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या हुआ, यहाँ पे बॉडी रुकी हुई थी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। आपने मान लो वैल्यू अपनी बढ़ा दी, पुलिंग फोर्स की वैल्यू आपने और बढ़ा दी यहाँ पे, तो अब बॉडी मूव करेगी। तो इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक या डायनेमिक, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। आप देख रहे होगे यहां से ग्राफ थोड़ा नीचे आया है, तो क्या होता है, यूजुअली जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम होता है, मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम वैल्यू आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी मूव करने लगती है तो जो फ्रिक्शन काम करता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यूजुअली जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम ग्राफ को ऐसे मानते हैं, हम ये कम वाला नहीं मानते, हम मानते हैं ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यूजुअली क्वेश्चंस में हम ग्राफ को ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गैप बहुत कम आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि कम हो रहा है तो हम कम मान के चलेंगे फिर उसे, ठीक है। लेकिन यूजुअली ग्राफ में, क्वेश्चन में जो ग्राफ बनता है वो यूजुअली ऐसा बनता है। तो ये हमारा हो गया डायनेमिक फ्रिक्शन। ये हुआ जब बॉडी को आप स्लाइड कर रहे हो, अगर बॉडी रोल करने लगी तो उसमें अलग काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, उसे क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहां काम करेगा, टायर पे, जहां पे टायर होते हैं गाड़ी के वहां पे काम करेगा, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन यूजुअली क्या होता है, कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है ना। इसलिए तो आप टायर गोल बनाते हो, इसलिए तो आप टायर गोल बनाते हो। अगर मान लो रोलिंग फ्रिक्शन इसके बराबर होता काइनेटिक फ्रिक्शन के, तो टायर की जरूरत क्या थी, ऐसे खींचते जाओ गाड़ी को सड़क पे, ऐसे खींचते जाओ। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए टायर पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, if a force is applied on the to move a body, it does not move, friction developed, it is called static friction। वो केस स्टैटिक फ्रिक्शन का है, which is equal in magnitude and opposite in direction to the applied force। जैसे हमने पीछे देखा था ना, 5 और 5, 10 पे 10, 20 पे 20, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये बराबर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, लिख दो फटाफट से, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, मैं आगे पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू द मूव, to move the body it moves, friction is called dynamic friction और kinetic friction। ये डायनेमिक और काइनेटिक हो गया। बॉडी अगर रोल करेगी या रोटेट करेगी तो दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, हर्षवर्धन भी आ गए, ठीक है। एंगल कितना होगा, एंगल नहीं बताया किसी ने, एंगल कितना होगा ये वाला, ये जो ग्राफ बना है इसमें ये वाला एंगल कितना होगा, हाँ करेक्ट, करेक्ट, एंगल यहाँ पे 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है ना, जितनी y की वैल्यू आ रही है उतनी x की। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर होते हैं, तो ये ग्राफ बिल्कुल बीचों बीच बनेगा। तो 45 डिग्री वैल्यू एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे 45 होगा, राइट, करेक्ट। चलो क्वेश्चन ही आ गया, लो भाई क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। तो यार थ्योरी शुरू हुई नहीं, क्वेश्चन पहले आ गया, करो भाई क्वेश्चन करो, चलो पहले। A block is lying on a static on the floor. Maximum value of static friction is 10 Newton. If horizontal force 8 is applied on the block, what is the friction force on the block? जल्दी से बता दो फटाफट से। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, ग्राफ में ये कर्व क्या शो कर रहा था, अच्छा कर्व क्या शो कर रहा था, देखते हैं, बताता हूं क्या शो कर रहा था। इसका आंसर बताओ क्या होगा, 8 फोर्स आपने 8 अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा, मैक्सिमम 10 एक्ट कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आ गया ना, बल्ले बल्ले 4 नंबर पक्के। हाँ करेक्ट यार, 10 कर सकता है मैक्सिमम, तो आपने लेकिन फोर्स 8 ही लगाया तो 8 ही एक्ट करेगा, 8 ही एक्ट करेगा। सिद्दीकी लिख रहे 2 न्यूटन, 2 कैसे आएगा भाई, 8 ही तो आएगा। आपने फोर्स अगर 8 लगाया, फ्रिक्शन 20 लग सकता है, सॉरी 10 लग सकता है, तो 8 ही एक्ट करेगा, राइट। इसमें किसी को डाउट, किसी को डाउट तो नहीं है, 8 आएगा। डी कौन बोल रहा था अभी, डी बोल रहा था कोई, गलत टाइप हो गया, अच्छा भैया या तो गलत टाइप कर दिया वहां पे, गलत ओएमआर मत भर देना, नहीं तो नीट वाले सुनते नहीं है किसी की, मैं तो सुन लूंगा।
सी आंसर। चलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुंजन, प्रियम, साक्षी, नो लिख रहे हो आप, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और मुझे शायद फरीन पूछ रही थी कि यहाँ पे ग्राफ, ये कर्व क्या शो कर रहा है? कर्व कुछ शो नहीं कर रहा। कर्व ये है कि आपकी वैल्यू जो है, जब बॉडी चलना शुरू हुई, देखो यहाँ तक बॉडी रुकी हुई थी, यहाँ तक बॉडी रुकी हुई थी, हमने चलना शुरू किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे कम हुई। तो इस कर्व से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। कुल मिला के बात यह है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। तो जो बॉडी मूव कर रही होती है उस पर जो फ्रिक्शन काम करता है वो कम होता है एज कंपेयर टू जब बॉडी स्टार्ट करती है मूव करना, उससे जो पहले फ्रिक्शन लग रहा होता है उससे वैल्यू कम होती है। तो वी कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके ओके गुड, नो डाउट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फरीन पूछ रही थी मेरे ख्याल से, फरीन क्लियर हुआ? कर्व का कोई हमारा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। कुछ किताबों में कर्व ऐसे भी बना रखा है, ये अगर आप देखोगे कुछ किताबों में ऐसे करके ग्राफ सीधा डाउन किया हुआ है, फिर यूं किया हुआ है, तो यहाँ कर्व नहीं बना रखा कई जगह पे। तो ये मेटल पे डिपेंड करेगा आपके, जो सॉरी मटेरियल क्या है आपका उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका बहुत कोई लेना देना नहीं है, बस हमें याद ये रखना है कि हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है एक वैल्यू बढ़ने के बाद। ठीक है, ठीक। चलो जी आगे चलें। क्लियर हो गया? किसने पूछा था यार कर्व? कर्व कर्व कौन पूछा था? फरीन पूछी थी। हाँ फरीन, क्लियर हो गया? आप देखो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है रफनेस पे। रफनेस मतलब सरफेस पे डिपेंड करेगा, है ना, कि आपके सरफेस जो है कितना रफ है या स्मूथ है। रफनेस या स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अभी आप आगे देखोगे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, अभी आप देखोगे आगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो म्यू एन आती है। ठीक है, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी आगे आ जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। तो बॉडी का जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो मान लो कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, इसको मूव कराना है तो आसान होगा। एक बॉडी को मैं प्रेस करूं और फिर बोलूं आपको मूव करो, तो मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को अगर मैं प्रेस करूंगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा काम करने लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे ब्लॉक को आप ऐसे रखो और चाहे खड़ा करके रखो, फ्रिक्शन फोर्स विल बी सेम। फ्रिक्शन विल बी सेम इन बोथ द केसेस। तो ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, सरफेस फिनिश, टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, इन सब पे डिपेंड कर सकता है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं करता। अब आ गया लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अब आ गया हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। तो अब म्यू कौन सा लेंगे यहाँ पे? म्यू भी जो है काइनेटिक फ्रिक्शन का अलग होता है, म्यू के बोलते हैं उसे। जब बॉडी मूव कर रही होती है तो फ्रिक्शन कौन सा होता है? काइनेटिक। उस केस में जो हम म्यू लेंगे इट विल बी म्यू के। तो उस केस में हम लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू एन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू काइनेटिक इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इंटू एन। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन की बात। रोलिंग फ्रिक्शन अगर होगा तो म्यू की जगह पे म्यू आर आ जाएगा, म्यू की जगह पे म्यू आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान है जब बॉडी मूव कर रही है। जब बॉडी मूव नहीं कर रही, जब बॉडी मूव नहीं कर रही उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उस टाइम पे जो म्यू आएगा उसे क्या बोलेंगे? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, यानी जो आपको एक ग्राफ बन रहा था इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू एन, म्यू स्टैटिक इंटू एन। ठीक है, म्यू स्टैटिक इंटू एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वो म्यू एस इंटू एन होगी। अब उसमें से कितनी वैल्यू काम करेगी? मान लो वैल्यू 10 आ गई, लेकिन फोर्स आपने 8 का लगाया पिछले क्वेश्चन में, तो 8 ही काम करेगा।
है ना। तो मैक्सिमम हो सकता है ना है आपका यहाँ पे हो या 7 पे हो या 6 पे हो, लेकिन मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वी विल फाइंड आउट म्यू एस इंटू एन से, ठीक है। अगर लिमिटिंग आ गया बाई चांस, ग्राफ ऐसा मान लिया उन्होंने पेपर में, तो ये फिर यहाँ पे लिमिटिंग आ जाएगा आपका, है ना। उसको म्यू एल भी बोलते हैं कई बार। तो उसके से म्यू एस और म्यू एस की जगह पे म्यू एल लिख देंगे कई बार, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग, ये वाला मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक वाले की, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो तीनों केस में सेम फॉर्मूला आ रहा है, केवल आपका नाम चेंज हो रहा है। एक जगह म्यू काइनेटिक है, एक जगह म्यू स्टैटिक है, एक जगह म्यू रोलिंग है, ठीक है। तो काइनेटिक और रोलिंग वाला केस तो इजी होता है, वहां पे बॉडी मूव कर रही होती है। लेकिन जब बॉडी रुकी हुई होती है तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन कितना भी हो सकता है, 0 से लेके म्यू एस एन तक कुछ भी फ्रिक्शन हो सकता है। तो थोड़ा सा वहां पे आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना क्वेश्चन में, यहीं पे आएगी। अगर बॉडी मूव कर रही होगी वो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, लेकिन जब बॉडी मूव नहीं कर रही होगी ना तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करना है उसे, देखेंगे कैसे करना है। तो ये बात क्लियर हुई सबको, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्लियर हुआ। एक बार लिख दो सब लोग, क्लियर है तो, क्लियर है तो फटाफट से लिख दो। फटाफट से लिख दो, क्लियर है। हाँ, सब स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। फ्रिक्शन में बड़ा डाउट रहता है बच्चों को, तो थोड़ा समझते जाओ स्टेप बाय स्टेप। ओके गुड। अंशिका, प्रियम, गुंजन, विधि, साक्षी, रैनी, सिद्दीकी, सैयद, जिसान क्लियर है। ओके ओके, नाइस नाइस। चलो आगे देखते हैं फिर। अभी अलग अलग केस ले रहा है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है आपने, उसका मास m है, इस पे आपने फोर्स F लगाया, है ना। तो अगर मान लो F 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो को लगना था कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में जब आपने फोर्स 0 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0। तो सारे केस चेक कर रहा है क्या क्या होगा। अब आपने अप्लाइड फोर्स जो आपको बता रहा था अभी लगाया, वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है। आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। एक्सटर्नल फोर्स के बराबर जितना आपने फोर्स लगाया है फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा। बच्चे क्या गलती करते हैं कई बार, यहाँ पे म्यू इंटू एन कर देते हैं। तो म्यू इंटू एन इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि फोर्स तो आपका कम है अभी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इक्वल टू एफ के होगा, इक्वल टू एफ के होगा, ठीक है। अगर आपने फोर्स बना दिया फ्रिक्शन के बराबर, फ्रिक्शन के बराबर, तो क्या हो जाएगा फिर आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपस में बराबर हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। तो आपका जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो वी कैन राइट कि म्यू एस इंटू एन जो है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, पूरे का पूरा जो मैक्सिमम हो सकता है वो आ गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। और आपका ब्लॉक अभी भी रेडी टू स्लाइड है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा तब जाके वो स्लाइड करेगा। अभी आपने फोर्स फ्रिक्शन के बराबर लगाया है तो अभी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। इट इज रेडी टू स्लाइड, इट इज रेडी टू स्लाइड। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एन आ जाएगी, ठीक है। और बढ़ाओ फ्रिक्शन, आपने पहले 0 करा, फिर आपने थोड़ा वैल्यू बढ़ाई, फिर आप मैक्सिमम पे आ गए, और बढ़ाओगे तो क्या होगा, अब ये स्लाइड करेगा। अब ये स्लाइड करेगा। अगर आपने ज्यादा मैग्नीट्यूड का लगा दिया तो क्या हो जाएगा, आपने फोर्स ज्यादा लगा दिया, फ्रिक्शन कम है, तो ये स्लाइड करेगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F माइनस एफ, ये नेट फोर्स हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो F माइनस एफ बाई एम, दिस इज द एक्सेलरेशन। आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो F एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन फोर्स बाय मास। और फ्रिक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, काइनेटिक, इसलिए यहाँ पे म्यू काइनेटिक, F काइनेटिक लिखा हुआ है। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है फॉर्मूले वगैरह, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। ये आपका सेम चीज़ है। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, दोबारा लिख दिएगा सेम केस, ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी स्टार्ट मूविंग गेट एक्सेलरेशन। तो इस केस में आपका फ्रिक्शन ये आ जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वो सब सेम है यार, सेम बात है, सेम बात है। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे।
क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। थ्योरी पढ़ के तो कुछ नहीं हुआ, थ्योरी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, यहाँ तो वो वाला हाल है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं थ्योरी, 15 लाख बच्चे, लेकिन जो क्वेश्चन करेगा वही सक्सेसफुल होगा भाई नीट में। तो थ्योरी से तो कुछ नहीं होने वाला। थ्योरी पढ़ने बड़ा मजा आता है, बट सिलेक्शन नहीं होता। थ्योरी तो कम से कम पढ़ो, क्वेश्चन करके दिखाओ, तब माने। बताओ इसका क्या आंसर आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ एन, एन ने लिखा है 10 न्यूटन हो गए। 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल, 10 न्यूटन होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, तो बताना है वेट ऑफ द ब्लॉक कितना है, वेट ऑफ द ब्लॉक कितना है, ठीक है। वेट ऑफ द ब्लॉक बताना है कितना है, इसका वेट कितना है। इसका वेट कैसे काम करेगा, यहां पे काम करेगा नीचे की तरफ को ऐसे, तो ये वेट बताना है कितना है। पचास न्यूटन, 50 तो नहीं आएगा भाई, 50 कैसे आ जाएगा। देखो ना फोर्स देखो कौन कौन से हैं। वेट इधर को काम कर रहा है और ये इधर को काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को काम करेगा, ये नीचे खिसकाएगा ऐसे, वेट वेट इसे नीचे खिसकाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को काम करेगा एफ। तो एफ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एफ की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, एफ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0.2 इंटू 10, 0.2 एन हो सकती है ना। एन कितना है यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम 2 न्यूटन हो सकती है फ्रिक्शन फोर्स की। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 2 न्यूटन, तो वेट कितना हो सकता है मैक्सिमम। वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको 0.2। अब वो कह रहा है कि इतने न्यूटन का फोर्स चाहिए जस्ट होल्ड अ ब्लॉक, इतना अगर आप फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक रुक जाएगा। तो ब्लॉक का वेट कितना हो सकता है, ब्लॉक का वेट फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है 2 न्यूटन, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। 2 से अगर ज्यादा होगा, 2 से अगर ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, और अगर 2 से कम होगा तो फिर जस्ट वाली कंडीशन नहीं आएगी, फिर तो आप नॉर्मल रिएक्शन कम भी लगा लो 10 से, काम चल जाएगा, है ना। भाई मान लो इसका वेट 1 न्यूटन होता तो आपको फ्रिक्शन कितना चाहिए होता, फिर 1 ही न्यूटन चाहिए होता, 1 न्यूटन चाहिए होता, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना चाहिए होता फिर 5 न्यूटन, 10 थोड़ी चाहिए होता फिर। लेकिन कह रहा है 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए टू होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी, तो वेट कितना होगा, वेट कितना होगा, वेट कितना होगा, राइट। निकाला बाकी लोगों ने, 2 आएगा सबका, 2 आ रहा है, दो आ रहा है सबका, बाकी लोगों का 2 आ गया, आ गया ना 2 सबका, डाउट तो नहीं है किसी को। हाँ प्रियम ने आंसर लिख दिया, गुंजन फरीन ने लिख दिया, अंशिका ओके, बाकी लोगों को डाउट तो नहीं है, ओके गुड। तो यहां पे ध्यान हमें देना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन होता है। अब बच्चे करते क्या है कि वो एन को एम जी ले लेते हैं, एन को क्या ले लेते हैं एम जी के बराबर, तो वो तो इस केस में होगा ना एन, तो एन जो एम जी के बराबर होगा इस केस में होगा, है ना। क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अभी ऐसे वाले, तो बच्चों को एन इक्वल टू एम जी याद हो जाता है। तो एन इक्वल टू एम जी नहीं है भाई, एन तो जो भी उसमें होगा वो निकालना पड़ेगा कितना है। ऐसा केस आ गया मान लो, तो यहाँ पे एन इक्वल टू एम जी थोड़ी आ जाएगा, इंक्लाइन प्लेन अगर आ गया तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। और अगर ऐसा केस आ गया तो एन आपको बताना पड़ेगा कितना है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इट कैन चेंज, इट कैन चेंज, इट मे नॉट बी इक्वल टू एम जी। तो एन इक्वल टू और मे नॉट बी इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एन इज नॉट इक्वल टू एम जी, यहाँ पे तो एम जी है लेकिन इस केस में एन इज नॉट इक्वल टू एम जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, ए आंसर आ रहा है इसका 2 न्यूटन, ठीक है। अगला देखो, यहां पे देखो अब क्या लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे। ए बॉडी ऑफ बॉय ऑफ मास 40 kg climbing a vertical pole at a constant speed, if coefficient of friction between the palm and the pole is 0.8 and g is 10 meter per second square, horizontal force he is applying on the pole
निकालो फटाफट, 2 मिनट में निकालो आंसर, फटाफट निकालो। Coefficient of friction on the pole is 0.8, 0.8 दिया हुआ है। Horizontal force that he is applying on the pole is, कितना फोर्स लगा रहा है? फरीन एंड पीएम ने तो बोलना है 500, सिद्दीकी इज आल्सो सेइंग 500। ये पोल है, बॉय ऊपर चढ़ रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चढ़ रहा है, तो बॉय पे जो फोर्स है वो mg इधर को लग रहा होगा और इसको बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन। नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। अब फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन हो सकती है। एन क्या होगा? जो यहाँ पे प्रेस कर रहा होगा अपने हाथ से, ऐसे पोल को पकड़ के ऐसे चढ़ रहा होगा ना, तो जो प्रेस कर रहा होगा ये एन होगा उसका, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैन बी म्यू एन, तो ये mg को बैलेंस कर रहा है, तो वी कैन राइट म्यू एन इक्वल टू mg। म्यू आपको दिया हुआ है 0.8, एन आपको निकालना है, mg इसका दिया हुआ है 40 × 10, तो एन आपका जो आ जाएगा, एन आपका जो आ जाएगा 40 यानी 400 बाय 0.8, तो 500 न्यूटन का फोर्स से लगाना पड़ेगा, 500 न्यूटन का फोर्स, तब जाके इसे 400 न्यूटन का फ्रिक्शन मिलेगा और तब जाके इसका वेट बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो सबने निकाल लिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है ना किसी को? गुड, चलो। तो हमें अलग अलग केस में देखना, नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन कैन बी डिफरेंट। अब देखो इस केस में देखो क्या हो गया, फोर्स आपने लगा दिया ऐसे, अब क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी हाउ मच? डन, गुड। 500 न्यूटन आया सबका, सी आंसर, गुड। चलिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो जल्दी से। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is resting on a rough horizontal surface
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, फोर्स इज 40 न्यूटन इज अप्लाइड, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का, ठीक है, फोर्स 40 है, 30 डिग्री का एंगल है, एक्सेलरेशन बताना है। ये 40 है, फोर्टी दिया है ना क्वेश्चन में, बताओ क्या आएगा, करो फटाफट, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो। डन, क्या आंसर आएगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगी ना, इसमें नॉर्मल रिएक्शन माने फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो एक्सेलरेशन देगा, वर्टिकल वाला नॉर्मल रिएक्शन को चेंज कर देगा, क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट। ये आ जाएगा 40 cos 30 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 sin 30, है ना। देखो क्या बनेगा फिर, 40 sin 30 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/2 यानी कि 20√3, है ना। और मास कितना है इसका 5, तो 5g, 50 ये हो गया। फ्रिक्शन 0.2 है कोफिशिएंट, तो 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 50 - 20, देखो क्या रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा ना, 50 से कम हो जाएगा क्योंकि 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ है, कितना आएगा 30 इंटू 0.2 यानी कि 6 न्यूटन, ये फ्रिक्शन आया। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा इधर को वो 6 न्यूटन हो सकता है मैक्सिमम, ओके। एक्सेलरेशन कितना आएगा अब, एक्सेलरेशन के लिए दो फोर्स जिम्मेदार हैं, इन दोनों के कारण एक्सेलरेशन होगा, तो वी कैन राइट नेट फोर्स इज दिस बाय इसका मास, मास कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा आपका 20√3 यानी 20 इंटू 1.73 कर लो, -6/5, ये सॉल्व कर लो कितना आता है 5, देखो कितना आता है ये 17.3 इंटू 2, 34.6 -6, 34.6 में से जाएगा तो 28.6/5, 5 पंजे 25, फिर क्या बचेगा 36, 5 सत्ते 35, फिर बचेगा 10, 5 दूनी 10, कितना आना चाहिए 5.72, ठीक है। इसने जो है इसकी वैल्यू 1.732 ले ली होगी, ये √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, तो इसका 5.73 आ रहा है, कोई बात नहीं, 5.72 इज द आंसर, 5.72 इज द आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ऑल, क्लियर हुआ क्या किया हमने, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो mg के बराबर नहीं आएगी, mg से कम आएगी क्योंकि एक फोर्स का कंपोनेंट अपवर्ड काम कर रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट 20 न्यूटन का अपवर्ड काम कर रहा है,
वो हमारी नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो आया वो 6 न्यूटन आया, एक्सेलेरेशन हमारा फिर 5.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। चलो, जिसको ये क्लियर नहीं हुआ पुराना वाला, इसका आंसर निकाल के देखो। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीका अलग है, क्वेश्चन कंसेप्ट सेम है। जिसका पुराना क्वेश्चन नहीं निकला, ओके गुड, जिसका क्वेश्चन नहीं निकला, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। अब यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ है ना, करो, यहाँ पे नीचे की तरफ है। करो करो फटाफट सॉल्व। निकाल लिया प्रियम ने? अच्छा, तो इस बार जो है फोर्स नीचे काम कर रहा है, तो करो, कैसे करोगे इसके कंपोनेंट? अब क्या ब्रेक ऐसे होंगे, एक तो ऐसे हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर को एफ कॉस 60, और वर्टिकली वाला हो जाएगा इधर को एफ साइन 60। उसके अलावा इस पर एम जी फोर्स नीचे काम करेगा √3g, और एक फोर्स इस पर अपवर्ड काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स से करेगा, जब ये इधर को आप मूव करना चाहोगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को काम करेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगाऊं ताकि ब्लॉक मूव ना करे, ना करे। पहले तो फ्रिक्शन फोर्स बताना इसमें कितना हो सकता है मैक्सिमम। म्यू एन हो सकता है, एन की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, कितनी आएगी? एन की वैल्यू आएगी यहाँ पे एम जी प्लस एफ साइन 60, यानी कि √3g प्लस साइन 60 हो जाएगा √3/2 एफ। ये यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, और आपका जो फोर्स इसे मूव करा रहा है उसकी वैल्यू है एफ कॉस 60, यानी कि f/2। तो ये मूव नहीं करेगा अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा आपके f/2 से, यानी कि फ्रिक्शन आपका आ रहा है म्यू √3g प्लस √3/2 एफ। अगर ये ज़्यादा होगा f/2 से तो ये मूव नहीं करेगा, तो ये मूव नहीं करेगा। तो इससे क्या ऑप्शन बन रहा है देखो, म्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, दी हुई है 1/2√3, गुड, 2√3 आ रहा है म्यू, तो बढ़िया हो गया आपके लिए, सब कट जाएगा यहाँ पे। तो 1/2√3, अंदर है √3g प्लस √3/2 एफ, बढ़िया हो गया। ये बड़ा होना चाहिए f/2 से। अब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से ये वाला √3 भी गया, ये वाला √3 भी गया, तो अंदर क्या बचा g प्लस f/2, ये बड़ा होना चाहिए f से। जगह नहीं छोड़ी यहाँ पे,
यहाँ लिख देते हैं, चलो क्या आ गया आपका, g प्लस एफ बाई टू शुड बी मोर देन f, तो g शुड बी मोर देन f बाई टू, तो g शुड बी मोर देन 2g शुड बी मोर देन f, तो f शुड बी लेस देन 20, लेस देन और इक्वल टू 20, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है फोर्स की वो 20 हो सकती है, वहां तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। कई बच्चों ने निकाल लिया है, फरीन, पीएम, विधि, सिद्दीकी 20 न्यूटन निकाल लिया है। ओके गुड, बाकी लोगों ने निकाल लिया, क्लियर हुआ ये? कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, इस बार बस क्या हुआ था, आपका फोर्स नीचे की तरफ था, इस बार फोर्स नीचे की तरफ था, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया इस बार, और आपने फिर चेक कर लिया कि फ्रिक्शन फोर्स ये ब्लॉक मूव ना करे, उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स जो है आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स वुड बी मोर देन एफ बाई टू, और वहां से आपने फिर इक्वेशन निकाली, तो आपका बना फ्रिक्शन, सॉरी आपका जो फोर्स है एफ, इट शुड बी लेस देन 20, तो 20 न्यूटन तक के फोर्स तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ओके, किसी को डाउट यहां तक? यहां तक एनी डाउट? इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? एक बार लिख दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है सबको? क्लियर? लिख दो यार फटाफट, फटाफट लिख दो, क्लियर है नहीं है? क्लियर है? ओके, फरीन, अंशिका, विधि, साबा, बाकी लोग क्लियर है सबको? कई लोग तो लेक्चर बाद में देख रहे हैं, अभी भी जो है ना, कई लोग आलसपन दिखा रहे हैं, लेक्चर बाद में देख रहे हैं, उनकी स्पीड नहीं आएगी पेपर में, पहले बोल रहा हूँ मैं, उनकी स्पीड नहीं आएगी, साथ साथ करोगे तो यहाँ पे स्पीड रहती है, क्योंकि प्रेशर रहता है ना, टाइम पे खत्म करना है, टीचर से पहले खत्म करना है, स्पीड आ जाती है। तो ट्राई करें मैक्सिमम लोग क्लास में लेक्चर को अटेंड करें, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट लेटर, उसे ट्राई करें कि लेक्चर को साथ साथ खत्म करो, ठीक है? तो अपनी स्पीड से क्वेश्चन करो यहाँ पे, ऐसे तो फिर यूट्यूब में ऐसे देख लो, यूट्यूब में डाल देते हैं हम लोग लेक्चर, वहां पे डाल देंगे लेक्चर, आप वैसे देख लो, फायदा क्या है फिर, है ना? कितना आ रहा है इसका? 20 न्यूटन, ठीक है? चलो इसमें कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 1 2 3, ओके, कितना टाइम बाकी है हमारे पास? चलो इन क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिख लेते हैं, है ना? इन क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन को होमवर्क के लिख लो, आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं तब तक। इनको होमवर्क के लिख लो, नोट कर लो। ये पहला क्वेश्चन है, अच्छा न्यू ईयर की वजह से नहीं है? हाँ कुछ लोग न्यू ईयर की वजह से नहीं होंगे, कुछ लोग आलसपन भी दिखाते हैं, सोचते हैं बाद में देख लेंगे, क्या है यार, ऑनलाइन का तो मजा है ना, जब मन करा तब देख लिया, तो कभी कभार ठीक है जब मन करा, लेकिन क्लास में रहोगे तो स्पीड बनेगी थोड़ा यार, यहाँ पे प्रेशर आएगा थोड़ा, दिमाग को प्रेशर देने के लिए करो। अच्छा सब न्यू ईयर मना रहे हैं, अच्छा तो न्यू ईयर में तो पढ़ाई करनी है, न्यू ईयर में तो ज़्यादा पढ़ाई करनी है, आपका तो न्यू ईयर तब होगा जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा, तब मनाओ न्यू ईयर आराम से, है ना? तब आपका न्यू ईयर है। ओके चलो करो, इसको जल्दी नोट करो। बाद में मजा नहीं आता, सही बात है, बाद में वो स्पीड नहीं बनती, है ना? स्पीड तो यही बनती है क्लास में। ओके नोट डाउन कर लिया, चलो 3 2 1, ओके अगला क्वेश्चन, 3 2 1, डन। नेक्स्ट, 3 5 4 3 2 1 0, ओके चलो ठीक है। तो ये टॉपिक फरीन कह रही है कल करा देना, कितना टाइम बाकी है? 4 मिनट, चलो ठीक है यार, ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, आज तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, कल से तुम्हें मेरी बात माननी है फिर पूरे साल, ठीक है? मतलब जब तक हम लोग नीट देंगे
और देखो यार नीट ये मत सोचना लेट होगा, नीट हो सकता है कि टाइम पे हो जाए। बोर्ड की डेट शीट आ गई है कल, लेकिन नीट मुझे ये लगता है अगर नीट 2 बार होगा साल में या 3 बार होगा तो एक बोर्ड से पहले हो सकता है, बोर्ड के बाद भी हो सकता है ना। तो आप लोग अपना माइंड अभी मई के लिए बना के रखना, ये मत सोचना कि जून में जाके जुलाई में पेपर होगा। तो डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो जेई की तरह हुआ, अगर वो जेई की तरह हुआ तो हो सकता है पेपर से पहले, बोर्ड से पहले एक या 2 बार नीट करा दें, बोर्ड से पहले 1 या 2 बार बोर्ड के बाद, ऐसा हो सकता है। कई सारे यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि बोर्ड डिले हो गया तो नीट भी डिले हो जाएगा। तो थोड़ा अभी नहीं, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक मई का माइंडसेट बना के रखो, ठीक है। मई के हिसाब से तैयारी करो। ओके, चलो आज न्यू ईयर मनाओ सब लोग, फिर न्यू ईयर मनाओ। कल मिलते हैं क्लास में, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, न्यू ईयर मनाओ अपना, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चलिए, बाय एवरीवन, या बाय।